हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बोलो जुबा केसरी भैया को बिग बॉस ने इविक्ट कर दिया। और जैसा कि भैया आप बहुत बड़े कार्य को करने के लिए जाओ और आपको बीच में ही निकाल दिया जाए तो आपको दिल से बुरा तो लगता ही है। और ऐसा ही कुछ दीपक चौरसिया के साथ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार बिग बॉस से निकलने के बाद दीपक चौरसिया ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा और उनके हिसाब से कौन होगा बिग बॉस OTT 3 का विनर और कौन होगा भैया टॉप 3 में। और जैसा कि दोस्तों, कल तो वीकेंड के वार पर एल्विस यादव और मिस्टर फेजू भी आए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार बिग बॉस से बाहर होने के बाद दीपक चौरसिया ने इंटरव्यू में क्या कहा। तो दोस्तों, जैसे ही दीपक चौरसिया बिग बॉस से बाहर निकले तो मीडिया वालों ने उनको घेर लिया और उनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे। और मीडिया ने पहला क्वेश्चन तो वही पूछा जो कि दीपक चौरसिया से पूछा जाना था कि क्या आपको लगता था कि आप बिग बॉस के शो से बीच में ही घर से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर दीपक चौरसिया ने रिप्लाई देते हुए कहा कि भैया मुझे तो पहले ही लगता था कि मैं जिस प्रकार का गेम खेल रहा हूँ कहीं ना कहीं उसके हिसाब से पहले ही बिग बॉस के घर से बाहर हो जाना था। और आगे कहते हैं कि भैया मुझे जिस तरह की बिग बॉस में छोटे छोटे काम पर लड़ाइयाँ हो रही थी वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लग रही थी। इसके कारण मैंने ज्यादा गेम में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि छोटे मोटे काम पर लड़ाई हो जाती है और उसके बाद ये बेइज्जती भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसा कि भैया हम सभी को ये पता है कि अगर बिग बॉस में एज ए कोई कंटेस्टेंट जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका यही काम होता है कि बिग बॉस में जो भी फंडा हो रहा उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उस मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन इन भाई साहब का तो यही मानना था कि भैया बिग बॉस में लड़ाई तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरे बैठे रहो और आराम से बातें करते करते गुटखा खाते रहो। और इसी की बदौलत अब दीपक चौरसिया को घर से बाहर कर दिया। लेकिन भैया मुझे तो ये लग रहा है कि भैया इतने दिन जब बिग बॉस में यहाँ पर दीपक चौरसिया को रखा गया और उनसे बिग बॉस को कोई कंटेंट ही नहीं मिला और जनता का एंटरटेनमेंट ही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं नीरज भैया को यहाँ पर रखना था और पहले ही दीपक चौरसिया को पहले वीक में इविक्शन कर देना था। लेकिन भैया इन सब बातों से यही साफ होता है कि दीपक चौरसिया का पहले से ही साफ था कि वो 4 हफ्ते पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखे थे कि मैं 4 हफ्ते बिग बॉस में रुकूंगा और भैया उसके बाद जो भी 4 हफ्तों की सैलरी होगी वो अपने जेब में डालेंगे। और आखिरकार यही तो यहाँ पर दीपक चौरसिया ने बिग बॉस के साथ किया है और कहीं ना कहीं 4 हफ्तों का काट लिया और अब बिग बॉस से घर जा रहे हैं और वो भी खुशी खुशी। और जैसा कि भैया बिग बॉस को लगता था कि कहीं ना कहीं दीपक चौरसिया तो तड़कते भड़कते न्यूज एंकर है तो कहीं ना कहीं बिग बॉस में भी तड़कते भड़कते काफी मुद्दे उठाएंगे। लेकिन बिग बॉस की इच्छा यहाँ पर दीपक चौरसिया ने बिल्कुल ही पूरी नहीं की और पूरे 4 हफ्ते यहाँ पर मस्त गुटकी के साथ अपने बेड पर लेटे रहे। वही मीडिया वाले अगला क्वेश्चन यहाँ पर दीपक चौरसिया से पूछते हैं कि भैया आपको क्या लगता है कि अरमान मलिक कितना जेन्युइन बंदा है और आपको वो कैसे लगते थे। तो यहाँ पर दीपक चौरसिया ने कहा कि भैया जब स्टार्टिंग में मैं बिग बॉस में गया था तो कहीं ना कहीं कृतिका मलिक जो कि उनकी पत्नी है और उन्होंने काफी सारे मेरे पे इशारे किए थे और मेरे पे हंसते थे और कहीं ना कहीं इस तरह से हंसना और मेरा मजाक उड़ाना मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था और इससे मुझे उनका व्यक्तित्व ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और आगे दीपक चौरसिया कहते हैं कि भैया जिस प्रकार वो विशाल पांडे वाला लफड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कृतिका की भी गलती थी और ये तो भैया हमें भी पता है कि वो दोनों हवस के पुजारी है और भैया वो बिग बॉस में भी नहीं रुक रहे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर विशाल पांडे की तो कुछ गलती नहीं है। क्योंकि भैया आपने देखा होगा कि भैया 2-3 दिन पहले यहाँ पर कृतिका मलिक और अरमान मलिक वाला नाइट वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा था। अगर आपके पास नहीं है और आपको देखना है तो मुझे DM करो, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। वही दीपक भैया से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि भैया अभी बिग बॉस में कौन बुरा खेल रहा है यानी कि गंदा कौन खेल रहा है। तो दीपक भैया कहते हैं कि भैया मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर शिवानी और लवकेश कटारिया जो कि बहुत ही बुरा खेल रहे हैं और उनका जो बोलने चालने का तरीका है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा और जिस तरह के वो पूरे दिन घर में अलग अलग तरह के मुद्दे बनाते रहते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। लेकिन भैया हमें तो पता है कि भैया अगर बिग बॉस में कोई काम करना है तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के मुद्दे उठाना है, वही तो गेम है। ये तो है नहीं कि जनता इतनी ठाली बैठी है कि भैया आपको गुटखा चबाते हुए देखना पसंद करेगी। वही अगला सवाल मीडिया इसे पूछती है कि भैया आपको यहाँ पर गेम क्यों नहीं खेलना था, आपको यहाँ पर बैठे क्यों रहना था। तो दीपक चौरसिया यहाँ पर रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि भैया जिस तरह से ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं शुरू में मुझे यहाँ पर बेइज्जती भी फील हुई थी तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और इसी कारण से मैं यहाँ पर गेम में नहीं आया। क्योंकि भैया ये पूरे दिन कुछ ना कुछ मुद्दा तो बना ही लेते थे ऐसा जिसके कारण वो लड़ सके और कहीं ना कहीं पूरे दिन ये इससे झगड़ रहा है वो उससे झगड़ रहा है तो वो मुझे चीजें पसंद नहीं आई और इसी कारण से मैं गेम में इन्वॉल्व नहीं हुआ। वही मीडिया इनसे अगला क्वेश्चन पूछती है कि भैया जिस प्रकार से आपका अरमान मलिक के साथ झगड़ा हुआ और दूसरा यहाँ पर अदनान के साथ झगड़ा हुआ और वो भी वड़ा पाव वाली गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित के लिए, तो ऐसा क्यों आपने उसके लिए स्टैंड क्यों उठाया। तभी वहाँ
वहाँ पर रिप्लाई देते हुए दीपक भैया कहते हैं कि अरमान के साथ मेरा जो झगड़ा हुआ था वो तो आप सभी को विस्तार से बताइए, लेकिन जो अदनान के साथ झगड़ा हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि भैया यहाँ पर अदनान चंद्रिका दीक्षित की नकल निकाल रहे थे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार वो चंद्रिका दीक्षित का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें चंद्रिका अपने हाथ से पहले तो अपने दांत खुजाती है और उसी से अपना वड़ा पाव बनाने लग जाती है। और इसी टॉपिक को लेकर यहाँ पर अदनान ने कहीं ना कहीं मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की और उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। क्योंकि भैया उस वक्त चंद्रिका ने जैसा भी किया होगा, लेकिन यहाँ पर हमें 21-20 दिन तक जितने भी दिन वो यहाँ पर बिग बॉस में रही, तो कहीं ना कहीं उसने अपने हाथों से हमें खाना खिलाया और इसीलिए मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बुरा सुनना नहीं चाहूंगा। और वहीं अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आप रणवीर के साथ ज्यादा ही घुल मिल कर रहते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती किस प्रकार की थी। और इस पर यहाँ पर रिप्लाई देते हुए दीपक चौरसिया ने कहा कि भैया रणवीर बहुत ही अच्छे और एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले व्यक्तित्व है, क्योंकि भैया उन्होंने सब कुछ रियल ही दिखाया। और जैसा कि भैया ये रियलिटी शो है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता रियल ही देखना पसंद करती है। और जब से यहाँ पर बिग बॉस में रणवीर आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा अपना रियल ही दिखाया है। इसलिए मेरे तो उनके साथ संबंध बहुत अच्छे थे और मुझे तो वो बहुत अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि भैया उन्होंने जिस प्रकार की रियलिटी शो में दिखाई है, तो वो कहीं ना कहीं जेन्युइन है और देखने लायक है। वही मीडिया इनसे अगला क्वेश्चन पूछती है कि भैया आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टॉप 3 में कौन कौन रहने वाला है। तो दीपक जी यहाँ पर कहते हैं कि सना मकबूल, रणवीर और लवकेश कटारिया मुझे टॉप 3 में जाते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस प्रकार अच्छा भी गेम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों दीपक चौरसिया को यहाँ पर लवकेश कटारिया को गेम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हरकतें अच्छी नहीं लग रही, इसके कारण उन्होंने पहले उनके लिए ऐसा कहा है। वही मीडिया इनसे अगला क्वेश्चन पूछती है कि भैया आपको क्या लगता है कि अब OTT 3 का फाइनल विनर कौन होने वाला है। तब दीपक चौरसिया कहते हैं कि भैया विनर की रेस में तो बहुत सारे दौड़ रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक यहाँ पर अच्छा गेम लग रहा है और अच्छे व्यक्तित्व वाला अच्छा आदमी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं रणवीर ही है, जो कि भैया मेरे हिसाब से यहाँ पर बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी उठाएंगे। और इसी के साथ ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दीपक चौरसिया ने तो खुद के हिसाब से अपना विनर बता दिया है, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस बार बिग बॉस OTT 3 का विनर कौन होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के साथ।